जय हिंद, जय भारत। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन सिस्टम डोमिनेटेड है वो है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। ऑलमोस्ट हर साल 2 करोड़ बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं और हर साल 2 बच्चे एग्जिट करते हैं और अगले कुछ दशकों तक ये सिस्टम चलता रहेगा और डोमिनेट करता रहेगा भारत के सीन में। अब ज्यादातर लोग अभी इस एजुकेशन सिस्टम की पूरी सच्चाई को समझते नहीं। कुछ पेरेंट्स हैं जो आगे बढ़ के अपने बच्चों को गुरुकुलों में डाल रहे हैं या फिर होम स्कूलिंग करा रहे हैं बड़े शहरों में, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका है पॉपुलेशन का जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से बर्बाद करता है हमारे बच्चों को, ये समझ नहीं पाते। तो पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम 1835 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और इसे एक इंग्लिश कॉन्शियसनेस से बदल दिया जाए। तो पहला पड़ाव था इसका कि लैंग्वेज बदल दी जाए। आप अपनी मदर टंग ना बोले, आप अपनी लैंग्वेज को छोड़ दे और इंग्लिश बोलना चालू कर दे। अब इसमें नुकसान क्या है हमारा? अगर हम ध्यान से सोचे इसके बारे में तो नुकसान क्या है? देखिए, जब हम भाषा बदल देते हैं अपने विचारों की, सोचने की, सीखने की, तो हमारी चेतना बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक वर्ड ले ले, माइसोजिनिस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं महिला द्वेष। महिला द्वेष। अब इसके रूट को अगर हम देखेंगे तो ये होता है माइसेन। माइसेन का मतलब है हेट करना और जीन का मतलब है वुमन। ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है, ग्रीक। और महिला द्वेष, ये दोनों शब्द संस्कृत से आते हैं। अब अगर हमने अपने बच्चे को इंग्लिश में पूरा सिखाया तो उसके वर्ड्स तो बदलेंगे ही बदलेंगे, लेकिन साथ में वर्ड के जो रूट है वो यूरोपियन वेस्टर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको अपनी भाषा में सिखाएंगे तो हमारे जो भाषा के रूट्स है वो हमारे जमीन से ही जुड़े हुए। तो बहुत ही शातिरता से अंग्रेजों ने भाषा तो बदली, लेकिन साथ में वो भाषा के माध्यम से हमारे दिमाग, हमारी चेतना की लोकेशन बदल दी। उस लोकेशन को देश के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये पहली चीज। तो जो बच्चे इंग्लिश में अपनी पढ़ाई करते हैं वो वक्त के साथ अपनी संस्कृति से टूट जाते हैं और वो ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन के साथ, वेस्टर्न सोसाइटी के साथ। तो धीरे धीरे वेस्टर्न सोसाइटी की वैल्यूज उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि पूरा एजुकेशन वेस्टर्न वैल्यूज की तरफ उन्हें धकेलता है। तो पहले तो भाषा ये नुकसान करता है, ठीक है। दूसरा नुकसान भाषा क्या करता है? इंग्लिश अपने आप में एक बहुत ही खराब भाषा है कम्युनिकेशन के लिए। इंग्लिश में SON को सन कहते हैं, तो SUN को सुन कहना चाहिए, पर SUN को भी सन कहते हैं। इसका कोई रीजन ही नहीं है। ऐसे कई सारे बेतुके रूल्स इंग्लिश में भरे पड़े हैं, जैसे कि CHOP में ये जो CH है ये च बुलाया जाएगा, लेकिन CHIMERA को काइमेरा बोला जाता है, तो यही CH अब यहाँ पे क हो गया। ये बहुत ही खराब क्वालिटी है एक भाषा के लिए। भारत की कोई भी भाषा इंग्लिश से इस मामले में कई गुना बेहतर है। हमारी हर भाषा में च और क अलग ही होगा, क और ख अलग ही होगा, कभी भी वो मिक्स नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश में आप ये कई शब्दों में पाओगे कि एक ही सेट ऑफ लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं। साथ ही में
इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है वो हमारी कोई भी इंडियन भाषा से कई गुना छोटा है। और याद रखिए, इंग्लिश भाषा कई सारी चीज बोल ही नहीं सकती, जैसे ठ, ड, ये शब्द, ये लेटर्स का साउंड इंग्लिश में है ही नहीं, है ही नहीं, है ना। जैसे कि ध, ये शब्दों, ये जो लेटर्स का जो साउंड है, इंग्लिश भाषा में ये साउंड मिलेगा ही नहीं। अगर हमने अपने बच्चों को अपनी भाषा छोड़ के इंग्लिश में सिखाया तो धीरे धीरे जनरेशन के साथ उनके फोनेटिक साउंड्स गायब हो जाएंगे, और हो रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही निचले स्तर की भाषा है एज कंपेयर टू एनी लैंग्वेज विच इज गिवन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 8th शेड्यूल में हमारे देश की 22 भाषाओं की लिस्ट दी हुई है जो हमारे देश में बोली जाती है। तो कोई भी देश जब आजाद होता है कोई भी गुलामी से, तो सबसे पहले वो सारे के सारे जो कोलोनाइजर, जो हमारे आक्रांता थे, उनके जितने भी चिन्ह थे, सिंबल्स थे, उनको मिटाता है। और इसमें लैंग्वेज भी आती है। सबसे पहले जब भी कोई देश आजाद होता है तो वो अपनी भाषा वापस लेती है, भाषा को रिक्लेम करती है। अनफॉर्चुनेटली भारत में क्या हुआ, जो हमारे सत्ताधारी लोग थे, उन्होंने यही एजुकेशन सिस्टम, यही इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को मिटाया ही नहीं, इसे ही प्रोपोगेट किया। और इसमें नेहरू का सबसे बड़ा योगदान था, जवाहरलाल नेहरू का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू अपने ही कल्चर से नफरत करते थे, क्योंकि वो एक इंग्लिश एजुकेटेड इंसान थे। तो ऑब्वियसली वो ज्यादा इसी को ग्लोरीफाई करते थे, वेस्टर्न ट्रेडिशन को ग्लोरीफाई करते थे। तो उन्होंने आजादी के बाद भी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को ही प्रोपोगेट करवाया, और यही अंग्रेज चाहते थे, यही अंग्रेजों का पर्पस था, यही उनका प्लान था। यहां तक कि जो लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटीज और आईआईएम्स खुलाए, वो लोग ये कन्वीनियंटली इस बात को छुपा देते हैं कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस, जो भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश की, इन सब में मेथड एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहा। कम से कम 15 साल लगते हमें सारा का सारा लैंग्वेज अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, लेकिन वो उसके बाद सारी भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, तमिल हो, एक बार उनके बच्चों को यह भरोसा आ जाता कि हमारी भाषा में सच में भविष्य है, तो वो झंडे गाड़ देते, ऐसी ऐसी रिसर्च करते कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। लेकिन जबरदस्ती आज भी हर राज्य के बच्चों को जबरदस्ती इंग्लिश थोपा जाता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसे चेंज करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन उसमें बहुत 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 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो लोगों ने वेस्टर्न और इंग्लिश ट्रेडिशन में सीख लिया है, उनको अपनी पावर देनी नहीं है। तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने पहले तो हमारी भाषा को छीना और भाषा को इंग्लिश से रिप्लेस किया, और इंग्लिश के माध्यम से हमारे पूरे के पूरे ट्रेडिशन, इतिहास, हर शब्द के इतिहास को वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी से जोड़ दिया, जबकि हम हैं भारत के। हमारे हर शब्द जब हम अपनी भाषा में पढ़ते तो हमारे शब्दों के इतिहास भारतीय इतिहास के बारे में ही बताएंगे। तो पहले तो ये बहुत बड़ा खेल अभी भी चालू है, इसलिए अभी गुरुकुलों को लेके काफी अवेयरनेस आ रही है लोगों के बीच में। तो पहला तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इतिहास। अगर मैं शिक्षा मंत्री बन गया, जो कि मैं नहीं बनूंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि लोग क्लिप काट के चलाएंगे कि देखो बनना चाह रहा है ना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगा भारत के हर विश्वविद्यालय में हर ज्ञान की चीज हर भाषा में उपलब्ध हो। 20-25 साल लगेंगे। जिस दिन हिंदी, मराठी, तमिल बच्चों को समझ में आ गया कि उनकी भाषाओं में भविष्य है, वो अपनी भाषाओं में पढ़ के आग लगा देंगे। ऐसी ऐसी रिसर्च करेंगे अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन सारी भाषाओं में आत्मसम्मान का भाव आ गया, रिसर्च होने लगी, पढ़ाई होने लगी, उसके बाद आप देखिए फिर क्या होता है। दूसरा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें एक फॉल्स हिस्ट्री पढ़ा दी, एक फॉल्स हिस्ट्री, एक झूठा इतिहास पढ़ाया। अब झूठा इतिहास क्यों पढ़ाया? हमारी चेतना को मारने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, एजुकेशन के माध्यम से हमें बर्बाद करने के लिए। तो इतिहास को कैसे बदला? एक तो इतिहास में हमारे अटैकर को ग्लोरीफाई किया, जो भी हमारे आक्रांता थे
उनको ग्लोरीफाई किया, उनको ऐसे बताया कि इन्होंने ही ये चैंपियन है हमारे भारत के, है ना। इसलिए अकबर द ग्रेट बोला उन्होंने, है ना, और वो भी इंग्लिश के थ्रू ही किया। ये जो अकबर के आगे द ग्रेट लगाया, कैसे ग्रेट हो सकता है? जिस इंसान ने एक दिन में 40,000 हिंदुओं को मार डाला जब वो पहाड़ में था, तो वो कैसे महान हो सकता है? लेकिन ऐसे ही आक्रांता को हमारे इतिहास में ग्लोरीफाई किया गया। और साथ में हमारे जो लीडर्स थे, जो ट्रू लीडर्स थे, उनको हाइड कर दिया गया, उनको छुपा दिया गया। जैसे कि श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, इनको छुपाया गया, इनके बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया गया। लेकिन इनकी विचारधारा क्या थी, ये लोग क्या जानते थे? और जितने भी हमारे लोग थे जिनको हम इतिहास में पढ़ते थे, भारतीय इतिहास ये कहता है कि जो खुद को जान गया वो सबसे ऊंचाइयों पे पहुंच गया। तो हमारा इतिहास जब भी देखा है हमने, हमारे लोगों ने, तो उसमें जो लोग आत्मज्ञानी थे, जो खुद को जान गए, जो मैं कौन हूं का सत्य जान गए, मैं का सत्य जान गए, उनको सबसे ऊंचाइयों पे रखा गया और उनको स्टडी किया गया। लेकिन हमारे इतिहास में क्या किया गया है? हमारे इतिहास में अटैकर्स को तो ग्लोरीफाई किया ही किया, साथ में ट्रू लीडर्स हमारे छुपा दिए गए और हमको फॉल्स लीडर्स दिए गए। ऐसे लीडर्स दिए गए जो नपुंसक है, और ये सब इंग्लिश के माध्यम से। इंग्लिश में भी शब्दावली देखिए, शब्दावली कैसी है। अगर देखिए कोई आक्रांता है, कोई अटैकर है, और वो आके हमारे देश में कब्जा करके बैठ गया, तो अगर उसका कोई एरिया है जहां पर उसने अड्डा जमा लिया है, तो उसको हम अड्डा ही बोलेंगे, है ना, उसको अड्डा बोलेंगे ना, उसको उसकी राजधानी तो नहीं बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश में उसको बोल दिया कि भाई दिल्ली उनकी कैपिटल थी, है ना, इस्लामिक इन्वेडर्स की कैपिटल दिल्ली थी, लेकिन कैपिटल नहीं थी, वो एक अड्डा था जहां पे वो अट्रोसिटीज कमिट करते थे हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर। और साथ में इतिहास में एक फॉल्स नैरेटिव दिया गया हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एग्जिस्ट करती तो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 7th सेंचुरी से लेकर जो करंट प्रेजेंट टाइम्स आप देख लीजिए, हिंदू लोगों का नरसंहार हर दशक में होता है, कहीं ना कहीं भारत के कोई ना कोई हिस्सों में ऐसा। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पढ़ा दी गई है बच्चों को कि है, लेकिन कहां कब है? ऐसा एक दशक बता दीजिए आप जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी रही हो। जितने भी आक्रांता है उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया। विल डुरांट ने अपनी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में कहा है कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में हिंदू नरसंहार शायद इतिहास में सबसे खून खराबा वाला ब्लडीएस्ट एपिसोड रहा है इतिहास में। तो हमारे पूरे इतिहास को अगर आप अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की स्कूलों में डालते हो, तो ये सब उनके साथ हो रहा है, रोज उनको गलत चीजें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, एक तो अटैकर्स की हिस्ट्री गलत बताई जा रही है, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, हमारे असली लीडर्स को छुपाया जा रहा है और उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी छुपाई जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को हम धर्म रक्षक कहते हैं। धर्म रक्षक बनने के लिए पहले धर्म तो जानना होगा, और हमारा सारा हिंदू धर्म मैं कौन हूं का सत्य जानने पे ही टिका है। और आज के स्कूलों में, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के स्कूलों में, ये मैं कौन हूं का सत्य जानते ही नहीं, ना टीचर्स जानते ना स्टूडेंट्स जानते। फिर फॉल्स लीडर्स दिए गए हमें हमारे इतिहास में, जिन्होंने हमारे देश को पूरा बेच डाला, जैसे कि गांधी एंड नेहरू, कांग्रेस के लीडर्स। और कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे तो कांग्रेस खुद एक अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी है। डेविड ह्यूम करके एक आदमी था, उसने कांग्रेस का गठन किया। एक अंग्रेज ने ही कांग्रेस का गठन किया है, और आज भी कांग्रेस वही काम कर रही है, ब्रिटिशर्स का ही एजेंडा पुश कर रही है। ऑलमोस्ट 60 साल लग गए हमें, 65 साल लग गए एक हिंदू सरकार को एस्टेब्लिश होने के लिए, हिंदू देश में ही। तो नेहरू ने पहले तो 1952 में अमेंडमेंट लाया, जिसमें उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की धज्जियां उड़ा दी, सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दिया। फिर जो लोग विरोधी थे, जो लोग आवाज उठा रहे थे इस बारे में कि भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गलत हो चुका है, इसे बदलने की जरूरत है, सबसे पहले हमें अपने भाषा को वापस लाना होगा, इसको दबाया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। एक इंडिपेंडेंट भारत का पहला डिक्टेटर नेहरू ही था,
कितनी तो बुक्स बैन की गई, कितनी पिक्चरें बैन की गई नेहरू के टर्म में। और फिर नेहरू गांधी परिवार ने पावर को सीज कर लिया, है ना, परिवारवाद के माध्यम से अपने ही परिवार में पावर रखा। और कांग्रेस इसका ये था, कांग्रेस वाज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच दे डिड ऑल ऑफ दिस। तो ये सब हमारे बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है स्कूलों में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। हिंदू तो यहाँ पर हमेशा से थे, हमेशा हजारों सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। ये लोग आक्रांता है, ये लोग आके यहाँ पर हमारे ऊपर आक्रमण किए, क्योंकि इनके धर्म में ऐसा लिखा है, इनकी कुरान में ऐसा लिखा है कि काफिर के साथ जुड़ो मत, मिलो मत, दोस्ती मत करो। अगर तुम काफिरों के साथ दोस्ती करते हो तो तुम अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए आप इस देशवासियों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, जो यहाँ का हिंदू है उसके साथ नहीं रह सकते। आप उसे कन्वर्ट कराओ, आप दरुल इस्लाम करो, यहाँ पे इस्लाम की जमीन होनी चाहिए। तो वो अलग से अटैक कर रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूलों में बच्चों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी पढ़ाई जा रही है, जबकि मुस्लिमों के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है ये पता ही है, उनके कुरान में सब लिखा है। तो ये सब हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। अब अगर आप अपने बच्चों को ये सब से बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो काफी माँ बाप उठा रहे हैं, और आपको भी आगे चलते हुए जो माँ बाप उठाएंगे वो अपने बच्चों को बचा लेंगे। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते वो वेस्टर्न सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाएंगे। बाहर से वो भारतीय ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से पूरा उनका दिमाग वेस्टर्नाइज हो जाएगा। इसका मतलब वो अपनी रूट से कट जाएंगे, वो अपने ही कल्चर और अपनी संस्कृति को गाली देंगे, उससे नफरत करेंगे, और सारे आइडियल, सारे उनके जीवन के लक्ष्य वेस्टर्न वर्ल्ड से प्रभावित होने लग जाएंगे। ठीक है, जो है कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद और पूंजीवाद। कैसे भी पैसे कमाओ और भोगो, प्रकृति का भोग करो, है ना, सब कुछ अपने लिए बना है, अपने खुशी के लिए सबका भोग करना जायज है। ये सब उनको सिखाया जाएगा, और ये हमारी सभ्यता की वैल्यूज नहीं है। हमारी सभ्यता की वैल्यूज जीवन केंद्रित है, हम जीवन की कदर करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो मय का सत्य है, ये मय का सत्य सारे सृष्टि पे अप्लाई होता है। अब ये मैं का सत्य भी हम आखिरी में शेयर करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको एज अ पेरेंट क्या करने की जरूरत है कि आपके बच्चों के साथ ये सब ना हो। अब एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? आपके बच्चों को हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज में भी भेजना है, उनका भविष्य भी सिक्योर करना है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में रहकर ये संभव नहीं है। अगर ये इस एजुकेशन सिस्टम में रहकर आपके बच्चे बाहर चले भी गए तो भी वो इस देश के लिए कुछ करने लायक नहीं बच रहे। तो अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है इस भविष्य से जहां पर हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, अगर आपको ये कल नहीं चाहिए अपने बच्चों के लिए और उनको भारत से जोड़ के रखना है, भारतीय इतिहास संस्कृति से जोड़ के रखना है, तो आपको ये 4 कदम उठाने होंगे। पहला, डू नॉट send them to an English education school. Do not send them to an English education system की स्कूल। इन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दीजिए, भेजिए मत। इन स्कूलों में अपने बच्चों को कभी नहीं भेजिए। लड़िए, लेकिन इन स्कूलों में मत भेजिए अपने बच्चों को। अब कहाँ भेजे? उनको गुरुकुल्स में भेजिए, गुरुकुल्स में भेजिए। 2025 में भारत में अराउंड 5000 से ज्यादा गुरुकुल है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक गुरुकुल में आप भेज सकते हैं अपने बच्चे को। एक बहुत अच्छा गुरुकुल है अगस्त्य गुरुकुलम, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस गुरुकुल से कई सारे बच्चे टॉप नॉच इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल बने हैं, और कई सारे बच्चों का आईवी लीग यूनिवर्सिटीज प्रिंसटन, हार्वर्ड में भी एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुकुल्स अच्छे गुरुकुल्स नहीं है, बहुत ही बढ़िया गुरुकुल्स भारत में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और ये बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, और संगीत में भी एकदम पारंगत है। तो पहले तो अपने बच्चों को ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्कूल से बिल्कुल निकाल दीजिए। इस स्कूल सिस्टम में सिर्फ कचरा हो रहा है हमारे बच्चों का, पूरी तरीके से उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है, उनको नौकर बनाना सिखाया जा रहा है।
कोई क्रिएटिविटी बच्चे में बचने ही नहीं देते। बचपन से ही बच्चे को रेस में लगा देते हैं। उसका गोल पढ़ाई है ही नहीं। स्कूल सिस्टम का गोल पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। बस एक गोल पहुंचना है कि इतने मार्क आ जाए, इतना एग्जाम क्लियर हो जाए। बस गोल के लिए बच्चा जीता है, ज्ञान के लिए जीता ही नहीं। बस एक गोल होता है बच्चे के सामने और बच्चा वो गोल के पीछे लग जाता है, चाहे वो गोल कैसे भी हासिल हो। ज्ञान इसमें कहीं भी नहीं आ रहा। तो पहले तो अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्कूल से निकाल दीजिए, उसमें भेजिए मत अपने बच्चों को, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो। और आप अच्छे माँ बाप तभी कहलाए जाएंगे जब आप अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में नहीं भेजते। अगर भेजते हैं तो आप अच्छे माँ बाप हो भी नहीं सकते। दूसरा, उन्हें गुरुकुलों में डालिए। एक गुरुकुल का नाम मैंने दिया है, लेकिन कई सारे गुरुकुल है, उनके करिकुलम उनके वेबसाइट पे है। गो थ्रू देयर करिकुलम्स, ठीक है। तीसरा, माँ बाप को, पेरेंट्स को मैं कौन हूं, ये मैं का सत्य जानना बहुत जरूरी है। अब क्यों मैं का सत्य जानना जरूरी है? क्योंकि जो इंसान खुद को जानता नहीं और खुद को बिना जाने जिंदगी जीता है, उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं, वो कुछ करने लायक बचता ही नहीं। और माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं, सबसे पहले गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं। और जो गुरु खुद को नहीं जानता, वो गुरु कुछ नहीं जानता। तो पेरेंट्स को मैं कौन हूं का सत्य, ये मैं का सत्य जानना होगा। जो अष्टवक्र गीता में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, जो कथा उपनिषद में लिखा है, जो अद्वैत वेदांत में लिखा है, ये जानना होगा। बेसिकली अपने धर्म को जानना होगा और मैं का सत्य जानना होगा। खुद को जाने बिना अच्छे माता पिता भी नहीं बन सकते आप। तो पेरेंट्स को एक्टिवली मैं का सत्य जानना होगा, समझना होगा, जीवन में जीना होगा, तभी वो अच्छे माँ बाप बन पाएंगे। और चौथा, कोई भी टीचर जो आपके बच्चों को पढ़ाता है, उसको ये मैं कौन हूं का सत्य पता होना चाहिए, तो ही वो आपके बच्चे को पढ़ाने लायक होगा। उसके पास क्या डिग्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीएड हो पीएचडी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु को मैं कौन हूं, ये आय का मैं का सत्य पता होना चाहिए। अगर वो नहीं जानता मैं का सत्य, तो वो गुरु है ही नहीं, बनने लायक ही नहीं। तो अभी आपके स्कूल में जो टीचर्स है, क्या वो मैं का सत्य जानते हैं? अब ये मैं का सत्य क्या है, इसके ऊपर हम एक और मैं इसको भी समझा देता हूं आपको। लेकिन ये 4 चीजें पहले आपको समझनी होंगी कि अपने बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की स्कूलों से निकालना होगा, उन्हें गुरुकुलों में डालना होगा। गुरुकुलों में डालने के बाद एज अ पेरेंट आपको एक्टिवली मैं का सत्य समझना होगा, आपके धर्म को जानना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते, आपके सारे कर्म विकृत हो जाएंगे। आप जो भी करेंगे उससे आपको वो शांति मिलेंगी ही नहीं जिसके लिए आप वो कर्म कर रहे हैं, और आपके सारे कर्म खराब ही होंगे। चाहे आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप पैसे कमाए ना कमाए, पैसे कमा के भी आप वो पैसे का उपयोग करोगे तो विकृत रूप से ही करोगे। तो खुद को जाने बिना कुछ भी किया नहीं जा सकता। और चौथा, सिर्फ उसी को पढ़ाने लायक आपके बच्चे को आपको समझना चाहिए जो खुद को जानता है, जो मैं का सत्य जानता है। अब ये मैं का सत्य क्या है, इसे भी एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे तो हमने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया है, बट यही वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ एक और बार। अब मैं कौन हूं का सत्य क्या है, इसे जो भी ये सत्य है, ये प्रेजेंट में वेरीफाइबल होना चाहिए। प्रेजेंट में वेरीफाइबल होना चाहिए, वर्तमान में ये वेरीफाइबल होना चाहिए, और इसे वर्तमान में जीते आना चाहिए। तो ही वो इंसान को हम मान सकते हैं कि खुद को जानता है। ठीक है। अब मैं क्या है, जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद अंधेरे को देखती है, वो चीज मैं है। जो चीज शरीर की आंखें बंद करने के बाद भी अंधेरे को देखते रहती है, वो चीज मैं है। ठीक है। जो चीज अंधेरे को देखते रहती है शरीर की आंखें बंद करने के बाद, वो चीज इंद्रियों के पीछे है अभी इसी वक्त। तो आपकी 5 इंद्रियां है, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और सुनना और छूना। ये 5 इंद्रियां होती है, देखना, सूंघना, चखना, सुनना और छूना। इन सब के पीछे आप अभी इसी वक्त बैठे हो। बैठे नहीं हो, आप बैठे नहीं हो, बट आप देख रहे हो।
अब जो भी चीज है जो देखते रहती है, ये कभी भी बूढ़ी नहीं होती, ये हमेशा जवान ही रहती। जब आपका शरीर जवान था तभी भी उतनी फ्रेश थी, अभी भी फ्रेश है, और जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तभी भी उतनी ही फ्रेश रहेंगी, कभी बूढ़ी नहीं होती ये चीज। जो चीज आपके शरीर की आंखें बंद करने के बाद अंधेरे को देखती है वो कभी बूढ़ी नहीं होती, ठीक है। और ये इंद्रियों के पीछे है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कि जब शरीर मर जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है, तभी भी ये देखने वाली चीज देखते ही रहती है, ये कभी देखना बंद नहीं करती। और सबसे ताज्जुब की बात क्या है कि जो ये देखने वाली चीज है आपके अंदर भीतर, जो अंधेरे को देखती है हमेशा आंखें बंद करने के बाद भी, ये चीज को कोई देख नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है, जो देख रहा है उसे कोई देख ही नहीं सकता, और जो देख रहा है उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर ये पूरा ज्ञान आप समझ सकते हो वर्तमान में और इसे जी सकते हो, तो आप खुद को जानते हो। यही हमारा सारा धर्म है, ठीक है। जो अंधेरे को देखती है, दैट विच लुक्स एट darkness even after closing the eyes of the body, that is I। ये है मैं, और ये मैं इंद्रियों के पीछे है, हमेशा इंद्रियों के पीछे है आप। और ये मैं को जो देखने वाला है, ये हमेशा फ्रेश रहता है, कभी बूढ़ा नहीं होता। और दुनिया के सारे लिविंग ऑब्जेक्ट्स में यही मौजूद है। और जो देख रहा है, दैट विच इज सीइंग कैनॉट बी सीन एंड कैनॉट बी टच्ड। छुआ नहीं जा सकता, आपको छुआ नहीं जा सकता, आपको देखा भी नहीं जा सकता। ये है मैं का सत्य, और यही पूरा धर्म है, सनातन धर्म यही है, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा सत्य रहेगा। और जब तक कोई इंसान मैं को नहीं जानता, उसके सारे कर्म विकृत हो जाते हैं। जो खुद को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता, ठीक है। कोई भी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।